हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बुक 2 का चैप्टर 3। बुक 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बुक 2 का हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12th एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, या क्लास 11 12th सोशियोलॉजी के नोट्स परचेस करने हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेस करने हो, या सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, कि इंडियन डेमोक्रेसी की क्या स्टोरी रही है। तो ये चैप्टर तो समझ लो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी अपने पॉलिटी हिस्ट्री काफ़ी टाइम्स पढ़ा है। तो ये आप पढ़ते ही समझ जाओगे। बस आपको वन रीडिंग की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना होगा। इट्स गारंटी बाय मी, बट गारंटी मैं तभी ले सकती हूँ जब आपने पढ़ा हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। मैं हूँ समझाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जो पीपल के लिए बना है, पीपल के लिए ही होता है, पीपल ही इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये आप काफ़ी टाइम से क्लास 6 7 8 9 10 11 में आप आ गए हो। ठीक है, 12 में आप आ गए हो, 12 की सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो काफ़ी टाइम्स रिपीट हुआ होगा। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट की पीपल के थ्रू ही बनता है, पीपल के लिए ही होता है, उन्हीं के द्वारा बनता है। ठीक है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। हमारी डेमोक्रेसी दो टाइप, हमारे रिप्रेजेंटेटिव दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें या तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लें। तो किसी भी चीज़ को डायरेक्ट अपने हाथ में लेना पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी लार्ज पॉपुलेशन है कि अगर हर कोई खड़ा हो गया कि भाई हम भी डिसीज़न लेंगे, हम भी डिसीज़न लेंगे, हम भी डिसीज़न लेंगे, तो शायद डिसीज़न कभी ना आए, कभी भी कुछ चीज़ का एक आध जनरेशन बीत जाए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसीलिए इस लार्ज पॉपुलेशन के बेस पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज़ करते हैं, कि सारी जनता मिलके क्या करती है, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जो कि क्या करता है, उनको सर्व करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। Sorry friends, every citizen has the right to vote his oblige her representative। हर सिटीजन को ये अधिकार भी दिया जाता है कि वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कलेक्टिवली। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हर कोई डेमोक्रेसी में पार्ट लेता है, और इस टर्म को हम लोग कलेक्टिवली भी बोलते हैं। ठीक है, वी विल लुक इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज सिस्टम हैव कंप्लीटिंग इंटरेस्ट फंक्शन। ठीक है, हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे देखते हैं पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, ये चीज़ें लोगों को इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट को क्या हो गया, उनके पार्टिसिपेशन के इंटरेस्ट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिली है। अब कुछ बातें हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो पढ़ लेते हैं। वो बातें क्या हैं? ब्रिटिश प्रोवाइड विथ सम अनइंटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश लोग तो कुछ चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो चाहते कुछ और थे कि हो, लेकिन उसका क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस अनइंटेंडेड आया, कि वो लोग जो चीज़ नहीं चाहते थे वो भी होने लगा। जैसे कि उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की, जैसे कि हमारा दूसरा लाइन लिखा है, वेस्टर्न एजुकेशन चैलेंजेस द कॉलोनियल रूल। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की कि हम लोग उन्हीं को सर्व कर सकें, लेकिन हुआ क्या कि हमने क्या किया, कॉलोनियल रूल को चैलेंज करना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अब बोथ मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड ट्रेडिशनल आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ का मिक्स्ड एंड मैच है। इसमें इक्वालिटी के जो मॉडर्न आइडियाज़ है वो भी मिक्स्ड है, और जो ट्रेडिशनल आइडिया है जस्टिस का वो भी मिक्स्ड है। इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट्स, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारी इक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हमें पॉलिटिकल राइट्स भी मिलने चाहिए,
हमें इक्वल स्टेटस भी मिलना चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, देन हम लोग किसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इक्वल। कराची कांग्रेस रिजोल्यूशन जो कि 1931 में आया था, आप लोगों को एक पैरा दिया है, प्रियम्बल का एक पैरा दिया है आपके बॉक्स में, आप देखना साइड में, आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ प्रियम्बल के वर्ड्स हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुए। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे कम सेवरल इशूज़, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ थी कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने ना बने, बन जाएगी तो जो हर तरीके की जस्टिस है, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, उससे कैसे हम लोग देंगे, कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसमें बहुत सारे इशू पे क्या हुआ, बहुत सारे इशू सामने आने लगे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स होने लगे। तो फिर था कंपीटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट था बहुत कंपीटिंग इंटरेस्ट था, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था और सोशल चेंज आया वो कैसे आया, अर्बन और रूरल डिवाइड था यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें क्या थी, अलग अलग तरीके से डिवाइड थी और लोग अपने तरीके से उसको सोचते थे। रिच एंड पुअर डिवाइड थे, लिटरेट और इलिटरेट डिवाइड थे, रिलीजन, कास्ट, पॉवर्टी, कल्चर के बेसिस पे क्या था, हर लोगों की अपनी मेंटेलिटी और अपने इंटरेस्ट थे, ठीक है। हर कोई एक दूसरे से कम्पीट कर रहा था, रिच पुअर से, पुअर रिच से, अर्बन रूरल से, रूरल अर्बन से, लिटरेट इलिटरेट से, रिलीजन, कास्ट, पॉवर्टी, कल्चर के बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्लूरलिटी, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इन सब चीज़ों से क्या थी, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इस प्लूरलिटी से, मतलब डाइवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी। उनको सब चीज़ें पता थी कि ये चीज़ें होने वाली है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म और सोशल जस्टिस का, इंटरप्रिटेशन टू एड सोशल जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं हमें सोशल जस्टिस मिलने के लिए हमें जुडिशरी होती है, वो हमेशा इंटरप्रिटेट करती है ताकि हमें सोशल जस्टिस मिल सके, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस के बारे में बताया गया है कि लॉ क्या है, लॉ एक प्रिस्क्राइब्ड चीज़ है, ठीक है, मतलब लिखी हुई चीज़ है जो बना दिया गया। लेकिन जस्टिस क्या होता है, हर किसी के लिए होता है, उसका न्याय का अधिकार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ नॉर्म, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ नॉर्म दिखाया गया है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, नॉर्म से। और नॉर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, यहाँ नाउन्स लिखा है बट नॉर्म्स होगा। वो किस चीज़ का नॉर्म्स है कि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उन्हीं नॉर्म्स पे वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो पंचायती राज के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे कि रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। तो पंचायती राज जो है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पंच, ठीक है, 5 मेंबर्स होते हैं, 5 इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग पंच परमेश्वर या पंचायत या पंचायती राज बोलते हैं। ये पंचायती राज किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तो हमारे यहाँ 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था। 73rd अमेंडमेंट हमारे रूरल एरिया के लिए हुआ था और 74th अमेंडमेंट हमारे अर्बन एरिया के लिए हुआ था, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल चीज़ है, मैंने आपको बता दी, मुझे पता थी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसका पंचायती राज का मोटिव क्या था कि लोग क्या हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है। उनके पास जैसे कि विलेज लेवल क्या होता है, बहुत छोटा लेवल होता है, तो वहाँ अब विलेज के हर लोगों के साथ अगर अन्याय हो या किसी के साथ भी अन्याय हो तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी कोर्ट पहुँच सके। तो इसलिए उनके लिए पंचायती राज सिस्टम बनाया गया कि उनको जो न्याय है वो जल्दी मिल पाए, क्योंकि ये माना जाता है कि जो गांव के लोग होते हैं या कहीं के भी लोग होते हैं, जो सोसाइटी में रह रहा है, जो उन लोगों के साथ रह रहा है, वो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानता है, ठीक है। शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि एक गांव का आदमी डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाए या लोकल कोर्ट में जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए तो वहाँ उसको न्याय ना मिले, क्योंकि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग हैं वो उस पर्टिकुलर बंदे से क्या है, अवेयर नहीं है कि वो कैसा है। लेकिन जब वो पंचायत के पास जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से उस फैमिली को जानती है, वो फैमिली क्या कर सकती है, उसके साथ क्या गलत हुआ है, वो काफ़ी साल से उन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे क्या होता है, न्याय जल्दी मिलता है। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज टू लोकल सेल्फ बॉडीज़, ठीक है, ये ज़्यादा उनका मोटिव ये था कि जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल क्या हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हाथ में हों।
नेक्स्ट है हमारा 74th अमेंडमेंट। जैसे कि हमने बताया था रूरल एरिया के अर्बन एरिया के लिए था। यहाँ पे मेनली वर्क क्यों था कि वुमेन्स के लिए क्या होनी चाहिए, हर जगह रिजर्वेशन होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे पंचायती राज में हो, चाहे किसी भी सर्विसेज में हो, जॉब्स में हो, हर जगह वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी पंचायती राज होती है उनको कुछ पावर्स, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट लिस्ट में होती है, वो अपनी लिस्ट से हटा के कुछ पावर्स हमारे क्या करती हैं, हमारी पंचायती राज को दे देते हैं। पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ होगा। ट्राइबल्स लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं जो नेचर के बहुत पास रहते हैं, जो नेचर को अपना एंसेस्ट्रल गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिनका अपना छोटी सी एक दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में क्या करते हैं, उसी में खाना उगाते हैं। वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट पे आधारित नहीं होते या दूसरे लोगों पे आधारित नहीं होते कि उनको खाना दो, उनको फ़ंड दो, उनको रिसोर्सेज दो। वो अपनी चीज़ें खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, जो लीफ सीफ्स के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, वो उतने में खुश रहते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स एरिया है, कौन से एरिया हैं, मेघालय, खासी, जैंतियास, गारो, ठीक है, इनके कुछ अपने ट्रेडिशन है। और यहाँ पे जो पंचायती राज है वहाँ पे उस कुछ अलग तरीके से पंचायती राज को सेट किया जाता है जो कि उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकें। फिर है डेमोक्रेटाइजेशन एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हैज़ अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ वेल्थ, रोल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी में एक इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि वेल्थ, हर किसी के पास इक्वल वेल्थ नहीं है और सबका एक जैसा इंटरेस्ट भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग लेजिटिमेट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। ये वो पार्टी होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनको क्या होता है, एक लेजिटिमेट, जैसे कि मैंने बताया था, जब किसी भी अथॉरिटी को लेजिटिमेट किसी भी पावर को लेजिटिमेट किया जाता है तो जाके वो अथॉरिटी बनती है, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर में देखना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। तो जब वो लेजिटिमेट उसको पावर्स मिलती हैं, ठीक है, तो अथॉरिटी मिलती है, तो उसको क्या होता है, वो पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। और ये उसको कंट्रोल किस प्रोसेस से मिलता है, तो ये हमारे इलेक्शन के प्रोसेस से उसको ये कंट्रोल मिलता है। प्रेशर ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट कंपिटिटिंग इंटरेस्ट डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट लेके compete करते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स अगर परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।